पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भेदभाव दूर करने की मकसद से हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे इस महाअभियान की चर्चा चारों ओर है। एमपी के छतरपुर से शुरू हुई विशाल पदयात्रा ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। आज यात्रा का दूसरा दिन है, यानी आज ये यात्रा अपने दूसरे पड़ाव की तरफ निकल पड़ी है। जहां जहां से बाबा का काफिला गुजर रहा है, वहां वो भक्तों से मिल रहे हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के साथ साथ साधु संत भी पहुंच रहे हैं। आज यात्रा 17 किलोमीटर का सफर तय करके छतरपुर के पेप्टेक टाउन पहुंचेगी। कैसे हो? क्या हाल है? बाबा के साथ निकला भक्तों का रेला। क्या लगा हिंदू एकता हो जाए? हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई। अनूठा मिशन, अनूठी पदयात्रा, हिंदू एकता का महामिशन। देश भर से उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। फिलहाल एमपी में चल रही इस यात्रा की गूंज दूर दूर तक है। छतरपुर से शुरू हुई ये यात्रा नौगांव, निवाड़ी, मऊरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के रामराजा मंदिर पहुंचेगी। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के साथ साधु संत भी शामिल हैं। यात्रा में शामिल लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। पहले दिन की यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां पूरा रास्ता भगवा झंडों से पटा नजर आया। यात्रा में कोई झाल मजीरा और ढोलक तो कोई शंख और डमरू बजाता नजर आया। यात्रा में शामिल लोग भजनों पर झूमते दिखे और आज दूसरे दिन भी लोगों में उतना ही उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग पदयात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। दरअसल ये एक यात्रा की शुरुआत है जो आने वाले समय में और कई अलग अलग इलाकों तक जाएगी, देश के अलग अलग हिस्सों तक जाएगी और उसके बाद ये यात्रा जो है कहीं ना कहीं तब वो संकल्प जो इन्होंने लिया है हिंदू राष्ट्र का या फिर हिंदू सनातन एकता का, तब कहीं जाके वो संकल्प पूरा होगा, इनका ऐसा कहना है। अभी आप देख सकते हैं दूसरा दिन है इस यात्रा का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम एक बार बात करने की कोशिश भी करेंगे उनसे कि उन्हें क्या लगता है कि जिस तरीके से ये पूरी यात्रा निकल रही है और पहला दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। गुरुजी, पहला दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। क्या 9 दिनों के बाद ये जो संकल्प आपने लिया है हिंदू एकता का, हिंदू राष्ट्र का, आपको लग रहा है 9 दिनों की यात्रा से पूरा हो पाएगा? 9 दिन की यात्रा से तो नहीं होगा। देश बड़ा है, करोड़ों हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अभी भी 1 करोड़ हिंदू सड़क पे नहीं आया। हमारा सपना थोड़ा अलग है, जीने का तरीका और लोगों को जगाने का तरीका अलग है। हम चाहते हैं 100 करोड़ हिंदुओं में कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं का तो जमीर जिंदा हो। 1 करोड़ हिंदुओं के अंदर तो निर्भीकता आए। 1 करोड़ हिंदू तो कम से कम शस्त्र, माला और भाला रखें। 1 करोड़ हिंदू तो कम से कम हिंदू एकता पर बात करें। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर बुलंद आवाज कर देंगे तो धर्म विरोधियों की रूह कांप जाएगी। 9 दिन की यात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा मंदिर ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा में कुल 8 पड़ाव होंगे। बागेश्वर धाम से शुरू हुई यात्रा का पहला पड़ाव खजुराहो था। पहले दिन 15 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इसके बाद 22 नवंबर यात्रा का दूसरा दिन यानी आज यात्रा पेप्टेक टाउन पहुंचेगी। इसके बाद 23 नवंबर को यात्रा का पड़ाव एमपी के ही नगांव में होगा। अगले दिन यात्रा नौगांव से देवरी बांध तक पहुंचेगी। 25 नवंबर को बाबा बागेश्वर का काफिला मऊरानीपुर पहुंचेगा, जहां से 26 नवंबर को घुक्सी के लिए प्रस्थान होगा। 27 नवंबर को निवाड़ी में रुकते हुए बाबा बागेश्वर का काफिला 28 नवंबर को ओरछा तिगड्डा पहुंच जाएगा, जहां से 29 नवंबर की सुबह रामराज मंदिर पहुंचकर एकता यात्रा का समापन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि यात्रा के दौरान वो सनातन का प्रचार करेंगे। यात्रा का मकसद समाज में फैले छुआछूत
और भेदभाव को मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अपना पर्स सुरक्षित रखना और सामान सुरक्षित रखना। हमें हर हाल में धर्म गुरुओं को, साधु संतों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को, राष्ट्र के प्रति अपना सद्भाव रखने वाले लोगों को बाहर निकलकर बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाना पड़ेगा। आपका नारा ये भी चल रहा है, जात पात की करो विदाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। चले चलो 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 चले चलो 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 चले चलो, एक तरफ है वृद्ध। यात्रा में लोगों की भीड़ को देखते हुए उनके ठहरने, खाने पीने और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो। 9 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में कई मशहूर हस्तियां भी जुड़ेंगी। मिलकर खाना है। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमें भगवा ध्वज ले, हमें जात पात को, हमें भेदभाव को। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक इस यात्रा का मकसद भेदभाव को दूर करना है। उनसे एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने, सुनिए जरा। हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन है और यात्रा जो है कदारी गांव से आगे निकल गई। अगले पड़ाव के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। एक कई तरीके सवाल उठ रहे हैं, क्या राजनीतिक यात्रा है, ये सवाल उठ रहे थे। महाराज जी, सवाल बार बार ये उठ रहे थे कि क्या ये कोई राजनीति से प्रेरित है, लेकिन यहाँ पे कल कांग्रेस के भी विधायक आए, जयवर्धन आए, और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये सनातन धर्म की यात्रा है। वो सनातन धर्म के बहुत ही समर्पित भाव रखते हैं। उनके घर में राघव जी बैठे, चारों कोनों पर हमारे बड़े प्रिय जयवर्धन जी के घर के हम घर गए, उनके चारों कोनों पर भगवान आ जाओ हरे कृष्णा इधर आ जाओ, चारों कोनों पर ठाकुर जी बैठे, बालाजी बैठे। तो जिन्हों को हमारा मकसद पता है, उन्हें इस बात का पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, न किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। एक मसला उत्तर प्रदेश के संभल का है, वहाँ पे एक मस्जिद का सर्वे हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो एक मंदिर है, सर्वे हो रहा है वहाँ पे, मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है वहाँ पे हिंदू पक्ष का कहना है कि वो हरिहर मंदिर है। हमने ये न्यूज़ों में पढ़ा है और प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। सर्वे में अगर हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए जल्दी, हम भी पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या है वो? अब देखने के बाद ही बताएंगे, वो तो प्रशासन निर्णय करेगा। निश्चित रूप से अकबर और बाबर के समय पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अब वो वापस लेना। एक आखिरी सवाल, बार बार बोला जा रहा है कि यात्रा रोक दी जाए नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा, उन लोगों को आपको क्या? यात्राएं देश भर में होगी तो माहौल सही होगा, और उनसे हम यही कहेंगे, हम नहीं रोकेंगे। उनको उनमें दम हो तो वो रोक लें, हम जलसा पे ज्ञान नहीं देते हैं, हम कभी भी ताजिया पर ज्ञान नहीं देते हैं। जब वो तलवारें लेकर के निकलते हैं हम कभी ज्ञान नहीं देते, हम सिर्फ विचारों की यात्रा लेकर निकले हैं और वो हम पर ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो ज्ञान देंगे तो, अगर छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा के पहले दिन हजारों लोग शामिल हुए। जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है वहां का नजारा देखते ही बनता है। छतरपुर जिले से शुरू हुई ये यात्रा 160 किलोमीटर का सफर तय करके ओरछा में राम राजा दरबार पे खत्म होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। फिलहाल एमपी में चल रही इस यात्रा का शोर दूर दूर तक है। छतरपुर से शुरू हुई ये यात्रा नौगांव, निवाड़ी, मऊरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचेगी। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के साथ साधु संत भी शामिल हैं। यात्रा में शामिल लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। पहले दिन की यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां का नजारा देखने वाला था। जहां जहां से यात्रा होते हुए गई, रास्ता भगवा झंडों से पटा नजर आया। यात्रा में कोई झाल, मंजीरा और ढोलक तो कोई शंख और डमरू बजाता दिखा। यात्रा में शामिल लोग भजनों पर झूमते नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि यात्रा के दौरान वो सनातन का प्रचार करेंगे। यात्रा का मकसद समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करना है।
हमें हर हाल में धर्म गुरुओं को, साधु संतों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को, राष्ट्र के प्रति अपना सद्भाव रखने वाले लोगों को बाहर निकलकर बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाना पड़ेगा। आपका नारा ये भी चल रहा है, जात पात की करो विदाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू एकता संकल्प यात्रा के पहले दिन की खास बात ये रही कि इसमें बीजेपी नेता भी शामिल हुए। यात्रा में लोगों की भीड़ को देखते हुए उनके ठहरने, खाने पीने और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो। 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में कई मशहूर हस्तियां भी जुड़ेंगी। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए फोन लाइन पर रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवीश, ये बताइए कि आज दूसरा दिन है, तो आज के दिन की यात्रा का पड़ाव कहां रहने वाला है? जी देखिए, आज का जो दूसरा दिन है इसमें यात्रा अपने पहले पड़ाव पे पहुंच गई है। गठेवरा गांव है, यहाँ पर यात्रा पहुंच गई है। ये जो सुबह करारी गांव से जो यात्रा आज शुरू हुई थी, दूसरे दिन की यात्रा, तो उससे करीबन 8 किलोमीटर दूर ये पड़ाव पड़ा है गठेवरा गांव। यहाँ पर आज करीब 1 से 2 घंटे का विश्राम होगा। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रा के साथ तमाम भक्त चल रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। और दोपहर के भोजन के बाद फिर ये यात्रा छतरपुर शहर में प्रवेश करेगी। छतरपुर शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए ये यात्रा शाम को छतरपुर की एक निजी कॉलोनी है जो बहुत पॉश कॉलोनी मानी जाती है, उस निजी कॉलोनी में इस यात्रा का आज अंतिम पड़ाव होगा आज के दिन का, और वहीं पे आज रात्रि विश्राम भी होगा। तो कुल मिलाकर के आज की जो यात्रा है वो करीब 17 किलोमीटर की यात्रा है जो करारी गांव से शुरू हुई है, और छतरपुर शहर खत्म होने के बाद जो एक टाउनशिप आती है, उस टाउनशिप में आज इस यात्रा का समापन होना है। रवीश, आपने आज सुबह भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से बात की थी। आज सुबह भी हम आपसे भी संवाद कर रहे थे इस बारे में कि आखिर यात्रा है किस लिए। उनका कहना है कि सनातन एकजुटता के लिए इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया गया है। जरा इसके बारे में हमें कुछ डिटेल जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये आपने एक बयान जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है, बटोगे तो कटोगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था, और उसी के साथ ही समकक्ष एक तरीके से ये यात्रा चल रही है। क्योंकि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उनका ये बार बार कहना है कि जिस तरीके से हिंदू समाज आजकल जातियों में बंट चुका है, और इस जातियों में बंटवारे की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐसा कहना है कि हिंदू समाज में वो एकजुटता नहीं है जो कि दूसरे धर्मों में देखने को मिल रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं सनातन के ऊपर एक खतरा है जो आज नहीं तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये बातें उन्होंने कही है, और इसीलिए उन्होंने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की है। और इसका एक ही मकसद है, उन्होंने साफ कर दिया है, इसका सिर्फ एक मकसद है कि जात पात हटा करके सभी हिंदू एक हों, और सभी हिंदू जब एकजुट होंगे तो जो करीब 120 करोड़ की आबादी, 110 करोड़ की जो आबादी है बहुसंख्यकों की, जब वो एकजुट हो जाएगी तो इस देश को सुरक्षित रखा जा सकेगा, सनातन धर्म को सुरक्षित रखा जा सकेगा, ये उनका कहना है। और इसी दौरान उन्होंने बात करते हुए यात्रा के दौरान यही कहा है कि जिस तरीके से पूर्व में अकबर और बाबर जिस तरीके से आए और उन्होंने जो काम किए थे, अगर वो देश में दोबारा नहीं होना है तो फिर हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। ये तमाम बातें वो अपनी यात्रा के दौरान करके खुलेआम रूप से, सार्वजनिक रूप से ये सभी बातें वो कर रहे हैं, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है, बिना जात पात के हिंदू सभी एकजुट हों, और इसीलिए सनातन धर्म जब एक होगा तो फिर सनातन धर्म भी सुरक्षित होगा, देश भी सुरक्षित होगा। ये तमाम बातें वो अपनी पूरी पदयात्रा में कर रहे हैं। ठीक है रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। और प्रयागराज में देखिए, संगम की धरती पर महाकुंभ के लिए साधु संत इकट्ठा होने लगे हैं। उदासीन परंपरा के 2 अखाड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रयागराज में भूमि पूजन किया। इस पूजन के साथ ही संगम के पास बसावन का काम शुरू हो जाएगा। प्रयागराज में पहुंचे संतों ने भी मध्य प्रदेश में चल रही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का समर्थन किया है। हम सब धर्म और कर्तव्य परायण हैं, हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, वहां बागेश्वर धाम से ओरछा धाम के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, और वो यात्रा हिंदू सनातन धर्म सभी को गले लगाने की यात्रा है, सब एकता की यात्रा है, सब एक मंच पर आने की यात्रा है। समस्त भारतवर्ष में हम सब एक सनातन मिलकर रहे हैं, इसी के लिए वो यात्रा करते हुए ओरछा धाम तक जाएंगे। उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिवंदन कर रहे हैं, और धर्म की ध्वजा पताका वो ऐसे लहरा रहे हैं। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, और उन्हें सभी संत महात्माओं का बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान हो। और अब बात सेना के पराक्रम की। समुद्री सीमा का मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के मकसद से नौसेना ने 2 दिन का मेगा अभ्यास पूरा किया।
सी विजिल 24 नाम के इस अभ्यास में नौसेना के साथ साथ कोस्ट गार्ड और 20 दूसरी एजेंसीज ने हिस्सा लिया। खास बात यह थी कि समंदर किनारे मौजूद देश के सभी राज्यों में यह अभ्यास एक साथ पूरा किया गया। हजारों किलोमीटर तक फैली हिंदुस्तान के समंदर की सरहदें, लेकिन चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा एजेंसियों की नजर। आसमान से हो रही है सरहदों की निगरानी। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं लहरों के लड़ाके। ये तैयारी है समंदर के रास्ते आने वाली खतरों से निपटने की। हिंदुस्तान की नौसेना ने कोस्ट गार्ड्स और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर समुद्री सीमा का अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस बोट, स्पीड बोट और निगरानी की आधुनिक तकनीक के दम पर देश की सरहदें जाबाज जवानों के हाथों में महफूज हैं। समंदर की सरहदों पर चौकसी की अपनी तैयारियों को परखने के लिए नौसेना ने 2 दिनों का मेगा युद्धाभ्यास किया। 2 दिनों का सी विजिल अभ्यास गुरुवार को संपन्न हुआ। सी विजिल 24 अभ्यास के दौरान भारत की समुद्री सीमा पर सुरक्षा तैयारियों का आकलन किया गया। इस युद्धाभ्यास को 6 मंत्रालय और 21 एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया। सी विजिल की खास बात ये भी थी कि भारत के सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभ्यास एक साथ किया गया। साल 2018 में मुंबई में हुए 26/11 के हमले के बाद सी विजिल अभ्यास की रूपरेखा तय की गई थी। इस अभ्यास में समुद्री सीमा की हिफाजत के साथ साथ बंदरगाहों, ऑयल रिग्स, केबल लैंडिंग पॉइंट और आबादी वाले तटीय इलाकों की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। इस अभ्यास के जरिए नौसेना दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर समंदर में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार करती है जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अंबाला में चल रही भारत और वियतनाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैक्स अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। कल इस युद्धाभ्यास का आखिरी दिन होगा। इस एक्सरसाइज के जरिए दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने का अभ्यास कर रही हैं। वियतनाम के जवानों के साथ हिंद के शूरवीरों का यह गठजोड़ युद्ध के हालात में बेहतरीन तालमेल की बुनियाद बनेगा। पंजाब के अंबाला में वियतनाम और हिंदुस्तान के जवान अपनी क्षमताओं और दम का प्रदर्शन कर रहे हैं। विनबैक्स 24 एक्सरसाइज के तहत अंबाला में भारतीय सेना के इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर वियतनाम के सैनिकों को युद्ध कौशल तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही मुश्किल हालात में आपदा से लोगों को मदद करने की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। वियतनाम के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज विनबैक्स 24 की शुरुआत 4 नवंबर को हुई थी। 23 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं मिलकर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने का अभ्यास भी कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के जवानों ने भी हिस्सा लिया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी इस युद्धाभ्यास में मदद करते दिखे। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जहां गाड़ियों को युद्ध के मैदान में पहुंचाने और ले जाने का अभ्यास किया गया, तो कई हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में सैनिकों को मदद पहुंचाते भी देखे गए। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना के इंजीनियरिंग और मेडिकल रेजिमेंट के 47 जवान भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जवान। युद्ध जैसे हालात में सैनिकों के घायल होने पर उन्हें तुरंत मेडिकल एड पहुंचाने और घायल जवान को युद्ध के मैदान से सकुशल रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया। विनबैक्स 24 भारतीय और वियतनामी सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है। इससे पहले ये एक्सरसाइज 2023 में वियतनाम में आयोजित की गई थी। इस एक्सरसाइज का मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना भी है। इस खास अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना भी है। साथ ही विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत शांति स्थापना मिशन के लिए
कॉम्बैट इंजीनियरिंग कंपनियों और मेडिकल टीमों को तैनात करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए जवानों ने अपनी तैयारियों को परखा। विनबैक्स 24 के जरिए हिंदुस्तान और वियतनाम की सेनाएं आपसी विश्वास, विभिन्न प्रणालियों और उपकरणों के लिए डेटा को कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से संचार करने और साझा करने की क्षमता को मजबूत करने का अभ्यास भी किया है। इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदर्शन और उपकरण प्रदर्शन के साथ 48 घंटे का वैलिडेशन एक्सरसाइज भी कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें जवानों की मदद के लिए वायुसेना के ALH और चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए न सिर्फ सैन्य तैयारियों की जरूरत पड़ती है, बल्कि दूसरे देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास को अंजाम देने की जरूरत भी पड़ती है, ताकि वक्त पड़ने पे बेहतरीन तालमेल के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। इसी मकसद से पुणे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज को अंजाम दिया। दुश्मन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। सेना के हेलीकॉप्टर से सैनिक दुश्मन के गढ़ में उतरते हैं और फिर पूरे इलाके को घेर लेते हैं। फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें ना तो किसी जंगी मोर्चे की हैं और न ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की हैं। युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद को भारतीय सैनिकों ने ऑस्ट्रेलिया के जवानों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुणे में भारतीय सेना के औंध सैन्य स्टेशन के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में 14 दिनों से जारी ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास 21 नवंबर को खत्म हो गया। समापन कार्यक्रम में भारतीय सेना के GOC मेजर जनरल KTG कृष्णम और ऑस्ट्रेलिया की ओर से मेजर जनरल डेविड थोमे ने दोनों मुल्कों के सैनिकों को संबोधित किया। दोनों देशों के दरमियान सैन्य संबंध मजबूत होने और एक दूसरे से युद्ध कौशल के गुर साझा करने पर बधाई दी गई। पूरे 14 दिनों तक इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने मिलकर खुले मैदान में दुश्मन से मिलने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास किया। दोनों देशों के कुल 255 सैनिकों और अधिकारियों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 140 जवानों ने अपना दमखम दिखाया। इनके साथ ही वायुसेना के 14 जवान भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। ऑस्ट्रेलिया आर्मी के 2nd डिवीजन की 10वीं ब्रिगेड इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई। इस ब्रिगेड की 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 जवानों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के आखिरी दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के जवानों ने काउंटर टेररिज्म अभियान के खिलाफ अपने ऑपरेशन की बानगी दिखाई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवानों ने घर में छिपे आतंकियों को घेर लिया है। सैनिक घर में घुसकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनकी सहायता के लिए आसमान से हेलीकॉप्टर भी छत के बिल्कुल करीब उड़ान भरता है, जिससे उसमें सवार सैनिक छत से उतरकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज को इस बार 2 फेज में आयोजित किया गया। पहले चरण में असल युद्ध जैसे हालात में दोनों सेनाओं ने दुश्मनों को परास्त करने का अभ्यास किया, जबकि दूसरे फेज में दोनों सेनाओं ने मिलकर युद्ध की आधुनिक रणनीति बनाने पर फोकस किया। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक सालाना युद्धाभ्यास कार्यक्रम है। दोनों देश बारी बारी इस एक्सरसाइज की मेजबानी करते हैं। पुणे में हुआ ये युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण था। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में इस युद्धाभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों के सैनिकों ने न सिर्फ एक दूसरे से युद्ध कौशल की बारीकियों को साझा किया, बल्कि पूरे 14 दिनों तक बेहतरीन तालमेल दिखाकर ये भी साबित कर दिया कि दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कश्मीर का मौसम बदला है। तापमान लगातार गिर रहा है। श्रीनगर में बीती रात पारा 0 से
आधा डिग्री नीचे रहा। आने वाले दिनों में कश्मीर में ठंड और बढ़ जाएगी, तापमान में गिरावट आएगी। कश्मीर के मौसम का जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी। कश्मीर में पिछले हफ्ते पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम का मिजाज ही पूरे कश्मीर में बदला है। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि इसका असर उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार अब कश्मीर में तापमान में गिरावट आ रही है, खासतौर से रात के तापमान में जो शून्य के आसपास और शून्य से नीचे लुढ़क गया है। अगर श्रीनगर में बीती रात की बात की जाए तो तापमान पहली बार शून्य से नीचे आधा डिग्री जो है -0.5 डिग्री तक पहुंचा, जबकि गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों में रात का तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे था। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में इसी तरह ठंड बढ़ती रहेगी और दिसंबर होते हुए तापमान में भारी गिरावट देखी जाएगी। दरअसल जिस अंदाज से पिछले साल भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है तापमान में एकदम गिरावट भी आती है और एकदम तापमान बढ़ता भी है, उस बीच माना जा रहा है कि इस साल भी जो है कश्मीर में भारी सर्दी जो है आने वाले दिनों के दौरान देखी जाएगी, खासतौर से सर्दी के मौसम में, और साथ ही साथ दिल्ली और उत्तरी राज्यों में भी तापमान में आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट देखी जाएगी। गुड न्यूज टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। कश्मीर में बदले मौसम का लुत्फ उठाने सैलानी भी दूर दूर से आ रहे हैं। श्रीनगर में डल झील में बोटिंग का आनंद उठाते लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। इधर घूमने के लायक स्थल बहुत 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 मजा आई। इधर का हर पब्लिक अच्छी है हमारे पास। हमारे यहाँ के सब है ना वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ के पब्लिक भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा वेदर है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज हम इसके यूज्ड टू हैं। वहाँ पे विंटर आता, बस ये विंटर कुछ और अच्छा है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छी है इस समय और मैं बहुत एंजॉय किया हूँ। और यहाँ के साफ सुथरे पीपल बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल है और लोग हम लोग को बहुत मदद की। और यहाँ हाउस बोट है, सभी लाइक तो बहुत अति सुंदर, सभी कुछ बहुत अति सुंदर, पीपल बहुत सुंदर। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच में कहवा और चाय आम लोगों के लिए खान पान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, लेकिन इस चाय और कहवे के साथ आम लोग और पर्यटक कश्मीर में बनने वाली एक विशेष बेकरी शीर माल का इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये और किस तरह से बनती है शीर माल, बता रहे हैं सहयोगी अशरफ वानी, सुनिए जरा। कश्मीर में रहन सहन की अलग ही पहचान है और यहाँ का खान पान भी जो है वो भी अलग तरीके से पूरी दुनिया में मशहूर भी है और उसकी एक अलग पहचान भी है। कश्मीर में खास तौर से बेकरी जो है उसका काफ़ी रिवाज है। आम घरों में चाय के साथ या चाय के बगैर भी जो है बेकरी जो है सदियों से, दशकों से कश्मीर में काफ़ी लोकप्रिय भी रही है। और इसका ऑरिजिन अगर कहें तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया और ईरान और अफगानिस्तान से यहाँ पहुँचा है। कश्मीर में कई सारे जो हैं बेकरी के ऐसे आइटम्स हैं जो अब देश में मशहूर होने लगे हैं। उन्हीं में से एक बेकरी शीर माल के नाम से काफ़ी मशहूर है। मैं इस वक्त पुलवामा ज़िले के राजपुरा में हूँ और ये रोटी जो है ये अब कश्मीर के साथ साथ बेकरीज में देश में भी पहचान बना रही है। ये काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, इसको बनाने में। दरअसल इसके कारीगर जो होते हैं वो तंदूर में इस बेकरी को तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसमें थोड़ा सा दूध लगाया जाता है, घी लगाया जाता है, फिर दोनों तरह के टेस्ट इसमें होते हैं। चाहे फिर वो नमकीन हो, जो साल्टी पसंद करते हैं उनके लिए साल्टी ये शीर माल का जो होता है ये बेकरी बनती है, या फिर जो मीठी हो जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि दशकों पहले जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, पुलवामा ज़िले के इस इलाके में राजा महाराजाओं के खास लोग यहाँ रहा करते थे और वही जो है चाहते थे कि उनकी जो रोटी हो या उनकी जो बेकरी हो वो कुछ अलग हो, और उन्होंने ही इसकी शुरुआत इस इलाके में कराई और धीरे धीरे फिर ये न सिर्फ कश्मीर में बल्कि देश में भी अब लोगों की पसंद बनी गई। अशरफ वानी, राजपुरा। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से इसका शुभारंभ किया। 25 नवंबर 2024 तक चलने वाले इस कैंपेन में आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि और अफसर सहित तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसके जरिए आप उत्तर प्रदेश के अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल को वोट देंगे
साथ ही लोग सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी लेके पोर्टल पे अपलोड भी कर सकते हैं। इस महाअभियान में सबसे अधिक योगदान देने वाले को आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। रामनगरी अयोध्या हो या महादेव की नगरी काशी या फिर बुंदेलखंड में महोबा की गौरव गाथाएं, इन टूरिस्ट स्पॉट्स को बेहद सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है। और आने वाले कुछ महीनों में यूपी में महाकुंभ लगने जा रहा है, लिहाजा यूपी में महाकुंभ से पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ब्रांडिंग शुरू हो गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस को शुरू किया गया। इस मुहिम में आप अपनी पसंदीदा जगह पर QR कोड को स्कैन कर वोट दे सकते हैं और वोट देकर बता सकते हैं कि आपकी पहली पसंद क्या है। इसके लिए जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। लोग अपनी सेल्फी और अपने पसंद के पर्यटन स्थल पे बनाए गए रील्स के साथ वोट दे सकते हैं। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से अधिक पर्यटक श्रद्धालु उपस्थित होंगे। उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं विकसित हो रही है, वहां पर पूरा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। साथ ही साथ हमने देश भर में प्रत्येक राज्य में और देश के बाहर भी जो ट्रेवल मार्ट्स होते हैं, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं या महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं, उनको भी महाकुंभ के बारे में ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के लिए दिया हुआ है। ये बताइए कि यूपी के जो पर्यटन स्थल है उसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक भी हैं, हर तरह के पर्यटन स्थल हैं, तो आपका फेवरेट पर्यटन स्थल कौन सा है? और आप यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे, हम देख रहे थे, कितना आपको लग रहा है यूपी में घूमने की संभावना है? देखिए, हम तो बेशक लखनऊ से हैं, परंतु जो हमें घूमने की जो पर्यटन स्थल है वो जैसे अयोध्या है यूपी में, मथुरा है, काशी है, कई सारे उत्तर प्रदेश में आप देखना चाहें तो। और जो केंद्र सरकार की जो नीति है कि आप स्कैन करके आप उसके बारे में जान सकती हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। और उसमें प्रतियोगिता भी रखी गई है कि आप यदि उस क्विज को, आप प्रतियोगिता को सफल करती हैं और आप सक्सेस करती हैं तो आपको जो है उसमें कई सारे इनाम भी मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए, यूपी में जिस तरह से पर्यटन स्थल है, अलग अलग संभावनाएं हैं, लेकिन रामनगरी अयोध्या है, महादेव की जो नगरी है वो काशी है, मथुरा वृंदावन कान्हा की नगरी है, बुद्ध से जुड़े हुए भी तमाम स्थल है, तो आप उनमें गए हैं और इस प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट करेंगे? जी, मैं तो बिल्कुल करूंगा। मैं तो जहाँ तक हूँ, मैं तो प्रयागराज से हूँ भी, तो इसलिए मैं तो वहाँ चाहूँगा कि मैं इस बार के महाकुंभ में जरूर से जरूर वहाँ रहूँ और जब तक महाकुंभ रहे तब तक रहे। इसलिए मैं तो सबसे यही निवेदन करूँगा कि प्रयागराज में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ समय बिताएं, क्योंकि वहाँ की जन्मभूमि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। टूरिज्म बढ़ता है उत्तर प्रदेश में, जैसे पिछले कुछ समय से रामनगरी में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ा है, तो युवाओं को रोजगार भी मिलता है। तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए भी एक अच्छा मौका है? जी हाँ, ये बिल्कुल अच्छा मौका है और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी सरकार जो हमारे लिए इतना अच्छा कर रही है, जो हम देखते हैं हमेशा हमारे ये महाकुंभ, जो इस साल का महाकुंभ है, मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा कि सब पहुँचें, सब रहें, क्योंकि हम स्वयं भी वहाँ रहेंगे। और